नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अमृतसर, जहां पर किसान बिजली मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिजली नहीं आ रही है, जिससे जो किसानी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सिंचाई और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं आ पा रही हैं, जिस वजह से वहां पर बिजली मंत्री के घर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में पंजाब में चुनाव ख़त्म हुए हैं, कांग्रेस की सरकार गई है और आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। फ्री बिजली देने का वादा भी है, जो अभी कुछ दिनों बाद शुरू किया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा है, लेकिन किसानों का कहना है कि आप फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो आप कम से कम बिजली तो दीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं। गजाली, किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं किसान? क्या बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे पंजाब में? तो पूरे देश में एक समस्या है, लेकिन पंजाब में उसका असर इसलिए ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तो नई सरकार आई है 1 महीने पहले, और जब ये पार्टी सरकार में आई उससे पहले चुनाव के वक्त इन्होंने वायदे किए थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। उन वायदों का ऐलान तो हो गया, लेकिन जिस तरह से देशव्यापी समस्या बनी हुई है तो उससे अभी भी सरकार जो है जूझ रही है। दूसरा मसला जो आज किसान जो धरना प्रदर्शन न सिर्फ अमृतसर में बल्कि अलग अलग इलाकों में भी दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगले महीने से धान की रोपाई यानी चावल की रोपाई शुरू होगी, तो उसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है और हर सरकार हर साल इस सीजन में यही वादा करती है कि किसानों को बिजली की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए किसान ये डिमांड कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या अगले महीने जब धान की रोपाई शुरू होगी तो क्या उस वक्त भी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इन्हीं सब मसलों को लेकर किसान अभी फिलहाल प्रदर्शन अमृतसर में कर रहे हैं। इसके अलावा फरीदकोट जिले में भी प्रदर्शन हो रहा है, कल होशियारपुर जिले में भी हुआ था। फिलहाल सरकार तो कह रही है कि अपने तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति हो या पावर सप्लाई जो हो वो किसानों के लिए कम से कम उसकी कमी ना हो। देखिए गजाली, दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली में भी कोयले की समस्या को लेकर के दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोयले की आपूर्ति करे। तो क्या यहाँ भी पंजाब में भी कुछ ऐसा ही है कि जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है वो इसके लिए गेंद सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में डाल रही है? क्या केंद्र को दोषी ठहराया जा रहा है? क्या डायनेमिक्स क्या है, क्या कारण क्या है, क्या वजह दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार? जी देखिए, यहाँ पर जो बिजली की समस्या है उसके 2 कारण हैं। जो कोयले की समस्या आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल है, क्योंकि ये कानून ये भी है कि अगर पावर प्लांट से कोयले की खान या कोयले सप्लाई करने की जगह 1000 किलोमीटर के दायरे में है या 1000 किलोमीटर की दूरी पर है तो कोयले के पावर प्लांट्स को अपने पास 28 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज अक्सर इस कानून को या इस लॉ को नहीं मानते हैं, उनके पास स्टॉक नहीं होता है, और वही इस साल भी हुआ है। राज्य सरकार यही कह रही है कि हमने केंद्र सरकार में या केंद्र के जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिन्हा, उनसे भी बातचीत की है, उनसे भी मुलाकात की है कि जल्द से जल्द कोल की सप्लाई दी जाए। लेकिन इससे बड़ा मसला जो हर साल होता है वो ये है कि पावर प्लांट्स के जो टावर्स हैं या जहां से बिजली की उत्पादन होती है उसमें अक्सर तकनीकी कारणों से वो प्लांट बंद हो जाता है या वो टावर बंद हो जाता है। तो पंजाब में करीब 5 पावर प्लांट है और हर पावर प्लांट में कुछ न कुछ दिनों पर आपको ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो ऊर्जा के कंजम्पशन यानी पावर कंजम्पशन की सबसे ज्यादा जरूरत या वो पीक करती है मई और जून के महीने में, और मई का महीना अब 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। तो उससे पहले जो स्थिति 1 हफ्ते से बनी हुई है उसको लेकर न जी तो गजाली हमारे साथ बने रहिए आप। और अगली खबर भी पंजाब से है, पंजाब के पटियाला से है, जहां पर 2 गुटों में लड़ाई हो गई है। आपको बता दें कि पटियाला में शिवसेना द्वारा निकाले गए एक खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई और कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में दखल दिया और सुलझाने की कोशिश करी। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान दोनों ओर से तलवार भी लहराई गई और पथराव भी किया गया। शिव सैनिक खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए निकले। इसी दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवार लहराते हुए सड़क पर आ गए और दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई और पथराव भी हुआ है। गजाली, क्या जानकारी है, कैसे ये होने दिया पुलिस ने? ऐसे मार्च कैसे होने दिए जाते हैं जब देख रहे हैं कि दिल्ली या कई और इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई? गजाली जी देखिए, ये पटियाला में काली माता मंदिर का बहुत मशहूर मंदिर है, वहाँ अनुयायी जाते हैं। उसी इलाके में आज जो
एंटी खालिस्तान ग्रुप नाम का एक मार्च इन्होंने शुरू किया, शिवसेना हिंदुस्तान ने, जो यहाँ पर का एक ग्रुप है। उस संगठन ने जब अपना मार्च वहां पर पैदल मार्च शुरू किया और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे, तो दूसरी तरफ से जो सिख संगठन है उनके कुछ युवा जो हैं वो भी प्रदर्शन करने चले आए उनकी मुखालफत में, और फिर वहां पर मामला गर्म, जैसे आप देखते ही हैं यूपी वगैरह में, वैसा ही मामला यहाँ भी हुआ कि नारेबाजी के बाद बहसबाजी होती है, बहसबाजी के बाद जो है पत्थरबाजी होती है। वैसे पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, उसको हवाई फायर भी करने पड़े कई राउंड के, और इसके बाद जो है मामला अभी तो प्रशासन ये कह रहा है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन फिलहाल उसको तनावपूर्ण ही कहा जाएगा। हालांकि डीसी और एसएसपी जो पटियाला के हैं उन्होंने ये संदेश भी दिया है आम लोगों को कि गलत खबरों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन एक बात ये भी अभी अनौपचारिक तौर पर पता चल रही है कि दोनों ही संगठनों को इस मार्च निकालने की इजाजत नहीं थी। अब ये पूरी जांच का विषय है कि किस तरह से वो मार्च, कैसे उनको परमिशन दिया गया, लोकल एसडीएम ने कैसे जाने दिया या लोकल डीएसपी ने कैसे जाने दिया। जी गजाली, ये बताइए क्या कार्रवाई भी होगी? इजाजत नहीं थी क्या? जो दोनों गुट हैं उन पर मुकदमा भी दर्ज कर रही है पटियाला पुलिस, क्योंकि सबक सिखाने की भी जरूरत है ताकि एक नजीर पेश हो जो बाकी ऐसे संगठन हैं जो समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। यही सबसे पहली परीक्षा है इस सरकार की, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कुछ इलाकों में जहां पर इन संगठनों का जोर ज्यादा है, जलंधर होशियारपुर के बेल्ट में। लेकिन अगर आज इस घटना के बाद कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि उम्मीद तो यही रहेगी कि नई सरकार है, बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, तो देखना होगा कि शाम तक कितने लोगों पर पर्चा दर्ज किया जाता है या केस दर्ज किया जाता है। ये इस तरह के मार्च निकालने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, खुद प्रशासन की तरफ से क्यों इजाजत नहीं देने पर भी इनको रोका क्यों नहीं गया। तो इन चीजों पर जो है जब तक माहौल थोड़ा शांत ना हो जाए, पुलिस कह रही है कि एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका फोकस ये है कि मामला तनावपूर्ण ना हो। और जिस तरह से वहां पर हवाई फायर हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है और सब कुछ कैमरे के सामने है, तो आइडेंटिफाई करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई सरकार, नई आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, उसकी पहली परीक्षा है कि ऐसे गुटों को कैसे रोका जाए और आगे ऐसा ना हो उसके लिए कैसे कार्रवाई करें। अब रुख करते हैं अगली खबर का। पंजाब से ले चलते हैं आपको अयोध्या। अयोध्या में पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 7 लोग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताएं कि इन्होंने 26 और 27 तारीख की रात में कई मस्जिदों के बाहर जाकर के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए। इसके अलावा उन्होंने आपत्तिजनक चीज़ें मस्जिद के अंदर फेंकी और इनका कहना है कि ये जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। कुल 11 आरोपी हैं इसमें। 7 की गिरफ्तारी अयोध्या पुलिस ने की है और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे हैं। उससे पहले ये भी सुनते हैं कि अयोध्या के जो एसएसपी हैं वो क्या कह रहे हैं। पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। अयोध्या में जो भी हुआ है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि आज अलविदा की नमाज है और अगले हफ्ते ईद का त्यौहार है। और ऐसे माहौल में अयोध्या जैसी जगह पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना एक सीरियस क्राइम है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 7 लोगों का नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे है। और ये सब अयोध्या के ही निवासी हैं। इन पे आरोप है कि इन्होंने एक मस्जिद के बाहर ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें फेंकी विद एन अटेम्प्ट टू इंसाइट राइट्स। वो चाहते थे कि दंगा भड़के। पुलिस का ये कहना है कि इसमें और लोग हैं अभियुक्त जो अभी फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ जो ये चीज़ें पोस्टर्स फेंके गए थे मस्जिद के बाहर, उसको रिकवर किया गया है, पुलिस का कहना है।
जो गाड़ियां इसमें इस्तेमाल की गई उसको इम्पाउंड किया गया है। सबके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए भी लगाया जाएगा, ऐसे भी पुलिस का कहना है। जो प्राथमिक जांच है पुलिस के हिसाब से, उसमें महेश कुमार मिश्रा मेन कॉन्स्पिरेटर है और एक ब्रजेश पांडे नामक अक्यूज के घर पे पुलिस का ये कहना है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच हुई क्योंकि ये गुट जो है ये दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में कम्युनल क्लैशेस हुए उसका कोट अनकोट बदला लेना चाहता था। इसीलिए उन्होंने अयोध्या में एक कश्मीरी मोहल्ले की मस्जिद में और भी बहुत सारी मस्जिदों में इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों को फेंका। पुलिस का ये कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से कम 3 लोगों की पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत चिंताजनक चीज़ थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। उम्मीद यही रहेगी कि इनको जेल भेजा जाए और इनको कठोर से कठोर सजा दी जा सके। अब अयोध्या से वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई हनुमान जयंती के दिन, उसको लेकर के एक मुख्य आरोपी है फरीद, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरीद को उसके रिश्तेदार के घर जो पश्चिम बंगाल के तामलुक में है वहां से गिरफ्तार किया है। ये फरीद घोषित अपराधी है और सूत्रों के माने तो जिस वक्त पथराव हुआ तब भी फरीद भीड़ को उकसा रहा था और उत्पात मचाने में इसकी भूमिका थी। इसके बाद से ही ये पश्चिम बंगाल भाग गया। रोहिणी कोर्ट में इसको पेश किया गया और फरीद को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली में ही जामिया नगर इलाके में नारकोटिक्स विभाग ने 300 करोड़ का ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने जामिया के शाहीन बाग इलाके से 50 किलो हेरोइन की एक बड़ी खेप भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने 30 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन और 47 किलो अन्य ड्रग्स भी बरामद किया है। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। टाइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस आपको पटियाला लिए चलते हैं जहां पर 2 गुटों में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि शिवसेना हिंदुस्तान नाम का एक गुट है जो एक यात्रा निकाल रहा था जिसमें खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, तो कुछ सिख लोग और उनके युवक भी सामने आ गए। दोनों तरफ से तलवारें लहराई गईं, हवाई फायरिंग की गई, पथराव किया गया और पुलिस के काफ़ी मनाने समझाने के बाद मामला काबू में आया है। और पुलिस की माने तो दोनों ही यात्राओं को निकालने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी और उनके बिना इजाज़त की यात्राएं निकाली गईं और माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस मामले को शांत करा करके दोनों जो गुट हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की है या अपनी तरफ से उन्होंने कर ही दिया, उन पर कार्रवाई करेगी। तो ये सीधे तस्वीरें हम पटियाला से दिखा रहे हैं जहां से तलवारें लहराई जा रही हैं। एक तरफ शिवसेना हिंदुस्तान नाम का संगठन है जो खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, दूसरी तरफ वहां पे कुछ सिख संगठन के लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए तलवारें लहरा रहे हैं। आज के लिए क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।